मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी थर्ड ईयर के इक्विटी ट्रस्ट के पेपर में यूनिट 5 में फिड्यूशियरी रिलेशंस पर चर्चा कर रहा हूँ। फिड्यूशियरी रिलेशंस आप पिछले कक्षाओं में कई पेपरों में पढ़ चुके हैं, जिनमें यदि हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने वैश्वासिक संबंध सदृश संकल्पना पढ़ी है। हिंदू संरक्षकता एवं अधिनियम में भी आपने देखा है। तो उन्हीं और कुछ नई चीज़ों जिनको कि आप सामान्यतः अनुभव किया होगा, उन सभी को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। फिड्यूशियरी रिलेशंस अर्थात वैश्वासिक संबंध, विश्वास नाम से ही जाहिर है कि घनिष्ठता या पारस्परिक सद्विश्वास या पारस्परिक आस्था या पारस्परिक आशा जिन संबंधों में विद्यमान रहती है, या यूँ कहें कि जिन संबंधों का आधार ही विश्वास, आस्था या घनिष्ठता है, उन संबंधों में नैतिकता भी यही कहती है और विधि में भी यही नियम है कि कार्य सद्भाव रूप से किए जाने चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति जो होल्ड करने की पोजीशन में है और दूसरा व्यक्ति जो उसके मातहत काम कर रहा है या विश्वास आदि के आधार पर कार्य कर रहा है, तो उसके साथ विश्वासघात ना किया जाए और बोनाफाइड इंटेंशन के साथ कार्य जो है वो संपन्न किए जाएं। कर्तव्य रूप में समझकर उन कार्यों को पूर्ण किया जाए और बदनीयती से स्वयं के फायदे के लिए वह व्यक्ति कार्य ना करे। यही बात साम्य विधि में भी प्रकट हुई और उसका विकास हुआ। यदि हम बात करें विवाद की, तो मिसेज नीली बनाम पियर्स लिथली एंड कंपनी लिमिटेड का 1960 का मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें तय किया गया था कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे में विश्वास व्यक्त किया जाता है तथा ऐसे संव्यवहार में परिणित होता है जिसमें हित और कर्तव्य का टकराव होता है, वहां तत्काल विश्वासिक संबंध उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो भारतीय न्याय अधिनियम की धारा 88 में भी ये वर्णन किया गया है कि जहाँ की न्यायधारी, निष्पादक, साझेदार, अभिकर्ता, कंपनी का निदेशक, वेद मंत्रणादाता या अन्य कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए न्यासवत हैसियत में बाध्य है, अपनी उस हैसियत से अपने लिए कोई आर्थिक प्रलाभ उठाता है, या जहाँ की इस प्रकार बाध्य कोई व्यक्ति परिस्थितियों के अधीन जिनमें कि वह उसके अपने हित ऐसे अन्य व्यक्ति के हितों के
विपक्ष में हैं कोई व्यवहार करता है और तद द्वारा अपने लिए कोई आर्थिक लाभ उठा लेता है, वहाँ इस प्रकार उठाए गए लाभ का संधारण अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए करेगा। तो इस को यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो ये सामने निकल कर आता है कि कुछ संबंध यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं। न्यासधारी, निष्पादक, साझेदार, अभिकर्ता, कंपनी का निदेशक, और इसमें अन्य कोई व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अगर हम जोड़ें तो आप एडवोकेट क्लाइंट का रिलेशन, गुरु शिष्य का रिलेशन, माता पिता पुत्र पुत्री, पति पत्नी, संरक्षक प्रतिपाल्य आदि संबंधों को आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम विशेष बातों की बात करें तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करने की स्थिति में हो, सक्रिय विश्वास की स्थिति में हो, उसे हम वैश्वासिक संबंध कहते हैं। दूसरी यदि हम बात करें तो प्रभावी व्यक्ति पद या हैसियत या स्थिति का अनुचित लाभ न उठाए, यह साम्य का और विधि का नियम है। और तीसरी बात, अगर कोई विवाद वैश्वासिक संबंधों में उत्पन्न होता है तो उस विवाद में यह साबित करने का भार प्रभावी व्यक्ति पर ही होता है कि उसने सद्भावपूर्ण तरीके से कार्य किया था, उसने कोई अनुचित लाभ प्रलाभ नहीं उठाया। यही बात आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी पढ़ी है। अब यदि हम इसके प्रकार की बात करें, क्लासिफिकेशन करें, तो ऊपर हम बात कर ही चुके हैं। तो सबसे पहला जो संबंध है बैंकर का माना जाता है। बैंक आप जानते हैं धन, चल संपत्ति, नकदी, पैसा, जो आप जमा करते हैं। बैंक शब्द का अर्थ ही यही होता है, विश्वास। तो बैंकर को जो है वह न्यासी की भांति उस अधिकार दायित्वों का निस्तारण जो है वह करना चाहिए। पराक्रम में लिखित अधिनियम 1872 आपने पढ़ा है और उसमें बैंकर के अधिकार दायित्व और रिलेशंस टुवार्ड्स कस्टमर पर प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ उसमें धारा 88, 129, 132 में उन्मुक्ति भी दी गई हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप एक्ट आप पूरा पढ़कर आए हैं। न्यास अधिनियम की धारा 88 में अभी हमने बात की थी, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। एजेंट की यदि हम बात करें तो ये भी आप पिछली बार पढ़ चुके हैं, कंपनी एक्ट में भी और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी। तो स्वामी और अभिकर्ता के परस्पर अधिकार और कर्तव्य, उत्तरदायित्व। इसके बाद यदि हम बात करें तो गार्जियन, संरक्षक। संरक्षक आप जानते हैं कि डिजूरे गार्जियन भी होते हैं, डिफेक्टो गार्जियन भी होते हैं।
डिजूरे गार्जियन में आपके नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन और कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन आते हैं। डिफेक्टो गार्जियन भी होते हैं। इन सब पर आप विस्तार पूर्वक चर्चा हिंदू संरक्षकता अधिनियम में कर चुके हैं। तो संरक्षकों का जो अधिकार है उसके साथ साथ जो न्यासी की स्थिति बनती है तो उनको अपना कार्य जो है वो सावधानीपूर्वक और अपत्य के फायदे लाभ के लिए ही किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में भी इसके बारे में अध्याय 8:27 में खंड में चर्चा की गई है। हालांकि वहाँ पर आयु जो है वह 16 वर्ष की बताई गई थी। कानून में आयु जो है वह 18 या 21 वर्ष होती है, जो आप जानते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, तो कंपनी लॉ में आप विस्तार पूर्वक इसको अध्ययन कर ही चुके हैं। फिर यदि हम बात करें तो हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, यह आप हिंदू विधि के पेपर में पढ़ चुके हैं कि जो हेड है वह मैनेजर की भांति अधिकार और कर्तव्य रखता है और वहाँ पर लीगल नेसेसिटी, केवल नेसेसिटी नहीं, लीगल नेसेसिटी के आधार पर ही संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। ये बात आप विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो को शेयरर, कंपनी लॉ में आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा है इसके बारे में। फिर को ओनर, ये भी आप देख चुके हैं कि सह स्वामियों के मध्य जो है जिनके संपत्ति पर कब्जा है उनके बीच विश्वास आधारित संबंध जो है वह होता है। इसमें यदि हम केस लॉ की बात करें तो मोहिंद्र सिंह बनाम प्रतिपाल सिंह का 1997 का पंजाब हाई कोर्ट का निर्णय है, जिसमें तय किया गया था कि गुरुद्वारे का जो पूजा करने वाला व्यक्ति कह लीजिए आप, वह जो है वो गुरुद्वारे की संपत्ति बचाने के लिए वाद लाने का अधिकारी होता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो ट्रस्टी जो हैं वो ट्रस्ट की संपत्ति और उससे जो भी इनकम हो रही है उनको जो बेनिफिशियरी हैं उनके प्रति खर्च करने के लिए दायित्वाधीन होते हैं। इसे डिसेंट टॉर्ट कहा जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो डॉक्टर और जो पेशेंट हैं उनके मध्य एक विशेष संबंध होता है और यहाँ पर एक चीज़ और जुड़ जाती है गोपनीयता की। तभी आप देखते होंगे कि डॉक्टर के पास एक ही पेशेंट एक समय में रहता है और कोई अन्य व्यक्ति उसके आसपास नहीं रहता। तो जो भी उनके मध्य वार्तालाप होते हैं, डायलॉग होते हैं, वो गोपनीय होते हैं और सामान्यतः विशेष परिस्थितियों के अलावा डॉक्टर किसी अन्य व्यक्ति को वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप लगभग एडवोकेट बन ही चुके हैं। तो ये
जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे एडवोकेट के रूप में, तब आपके और क्लाइंट के मध्य जो रिलेशन होता है वह भी फिड्यूशियरी रिलेशन के मध्य आता है। और आप पिछले साल प्रोफेशनल एथिक्स का विस्तारपूर्वक अध्ययन कर ही चुके हैं, और प्रोफेशनल एथिक्स भी यही बात कहती है कि सद्भाव रूप में एडवोकेट को क्लाइंट को फ़ायदा जो है वह दिलाना चाहिए, विश्वास भंग जो है वह नहीं करना चाहिए, किसी लालच या दबाव आदि से अधिवक्ता को दूर रहना चाहिए। इसी तरह यदि हम बात करें तो बेनामीदार हैं। पिछले वर्ष आपने संपत्ति नियंत्रण अधिनियम की धारा 43 विस्तारपूर्वक पढ़ा ही है, और वहाँ पर हमने बेनामी अधिनियम पर भी चर्चा की थी, और उस बेनामीदार और असली स्वामी के मध्य जो संबंध है उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर 12 तरह के व्यक्ति जो हैं वो आपके रिलेशन फिड्यूशियरी रिलेशन में माने जाते हैं। इसके बाद कई बार आपके फिड्यूशियरी प्रिंसिपल्स पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर 5 तरह के कर्तव्य कह लीजिए या सिद्धांत कह लीजिए, वो आपके इसमें आते हैं, जिसमें पहला है ड्यूटी ऑफ केयर, आप जानते ही हैं। ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, विश्वास या ईमानदार रहना। ड्यूटी ऑफ ओबीडियंस, ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अर्थात गोपनीयता बनाए रखना, और ड्यूटी ऑफ अकाउंटिंग अर्थात जो भी समयवार हुए हैं उनका लेन देन और उनका रिकॉर्ड मेंटेन भी किया जाना चाहिए। तो ये 5 जो हैं केयर, लॉयल्टी, ओबीडियंस, कॉन्फिडेंशियलिटी और अकाउंटिंग, ये 5 प्रिंसिपल हैं या कर्तव्य हैं जो विश्वासिक संबंधों पर या विश्वासिक संबंधों के अंतर्गत पूर्ण जो है वो है किए जाने चाहिए। तो ये आज कुल मिलाकर हमारी चर्चा फिड्यूशियरी प्रिंसिपल्स, फिड्यूशियरी रिलेशंस के क्लासिफिकेशंस, फिड्यूशियरी रिलेशंस के विशेष बातें, और विश्वासिक संबंध क्या होता है, किस तरह से अस्तित्व में आया, इस पर आज हमारी चर्चा हुई। अगले वीडियो में हम ट्रस्ट इक्विटी के पेपर में और बात करेंगे। धन्यवाद।